छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 22 जुलाई से प्रारंभ होने जा रहा है। इस बार विधानसभा की तस्वीर कुछ बदली सी होगी। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से ऐसा पहली बार होगा जब सदन के 8 बार सदस्य रहे। बृजमोहन अग्रवाल सदन से नदारद होंगे। बृजमोहन अग्रवाल चूंकि संसदीय कार्य मंत्री का दायित्व भी संभाल रहे थे, ऐसे में फ्लोर मैनेजमेंट से लेकर विपक्ष के हमलों से बचाव तक उनकी कमी सदन में महसूस होगी। माना जा रहा है कि ट्रेजरी बेंच में दूसरे कतार के बृजमोहन अग्रवाल की सीट किसी अन्य सीनियर नेता को दी जाएगी। मंत्रिमंडल विस्तार की स्थिति में भी सदन के भीतर बदलाव देखने को मिलेगा। मानसून सत्र में सदन की कार्यवाही भी बेहद हंगामेदार रहने के आसार हैं। विपक्ष के तीर। विपक्ष पहले ही दिन बलौदाबाजार हिंसा के मामलों को लेकर स्थगन प्रस्ताव ला सकता है। कानून व्यवस्था, खाद बीज संकट, नक्सलवाद पर स्थगन और ध्यानाकर्षण की तैयारी। सरकार नक्सल पुनर्वास, नई औद्योगिक नीति, नगरपालिका संशोधन विधेयक लाने की तैयारी में है। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिल सकती है। पिछले सत्र में कई मसलों पर जांच का ऐलान भी किया गया था। ऐसे में इसके रिपोर्ट और आगामी कार्रवाई को लेकर भी तल्खी देखने मिल सकती है। यही वजह है कि दोनों पक्ष मानसून सत्र के लिए तैयार रहने की बात कहते नजर आ रहे हैं। विपक्ष की जैसे की भूमिका होती ही है और हर विधायक की अलग भूमिका भी होती है। हर विधायक चाहते हैं कि उनसे उसके क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी विषय हैं, जो समस्याएं हैं, उनको हर विधायक चाहता है अपने क्षेत्र को पहले प्राथमिकता देता है और उसके बाद में दलीय आधार पर भी जो विषय प्रदेश के विषय होते हैं, प्रदेश स्तर के जो विषय होते हैं, उनको भी हम लोग अपने विधायकों के माध्यम से उसको भी प्रश्न के माध्यम से लाते हैं ताकि सरकार के ध्यान में इन समस्याओं को लाएं और सरकार उस पर त्वरित कार्रवाई करे, उसका निराकरण करे। सत्ता पक्ष तो विपक्ष का जवाब देने के लिए तैयार ही है। वो जितने सवाल लगा सकते हैं लगाएं, उनका स्वागत है। हम लोग पूरे तन्मयता के साथ उनका जवाब देंगे। बलौदाबाजार का मामला है, ये तो सभी जानते हैं कि किन परिस्थितियों में ये घटना हुई, किन लोगों ने भड़काया। और मुझे लगता है कि कांग्रेस बलौदाबाजार की घटना उठाए तो कोई आपत्ति नहीं है, उसमें सारे तथ्य आ जाएंगे। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम जांच कर रही है, हो सकता है कि सत्र के आसपास तक उस पर रिपोर्ट भी आ जाए। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र कई मायनों में बेहद खास होने जा रहा है। इस दौरान जहां कई मसलों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच रार के हालात देखने मिलेंगे, ऐसे में यही उम्मीद की जा सकती है कि तकरार के बीच प्रदेश के हित में अहम फैसले भी हों और जनता को उसका सीधा लाभ भी मिले। कैमरामैन मनीष हरपाल के साथ स्टेट हेड निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। संग्राम की तैयारी। जी हां, छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 22 जुलाई से प्रारंभ होने जा रहा है। 26 जुलाई तक 5 दिनों के सत्र में राज्य सरकार जहां कई अहम विधेयक पेश करने जा रही है, तो वहीं विपक्ष बलौदाबाजार हिंसा समेत कई विषयों को सदन में उठाने की तैयारी कर रहा है। अब कैसा होगा विधानसभा का मानसून सत्र? बाकायदा सत्र को लेकर विधायकों ने सवाल भी लगा दिए हैं। 5 दिनों के सत्र के लिए 770 सवालों को लगाया गया है। और अब दोनों पक्षों की क्या कुछ तैयारी है, कैसे बदला होगा सदन का नजारा, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल एक कद्दावर नेता थे जो कि इस बार नजर नहीं आएंगे इस सदन में। तो तमाम तरह के विषय हैं आज चर्चा के लिए, तमाम तरह के सवाल हैं, उनको लेकर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले गुहार पॉइंट जान लेते हैं। सदन में संग्राम की तैयारी, कौन पड़ेगा भारी? कौन से अहम विधेयक पेश कर सकती है साय सरकार? किन मुद्दों पर सदन में सरकार को घेर सकता है विपक्ष? बृजमोहन अग्रवाल की गैर मौजूदगी में कितना असर दिखेगा?
तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका आपसे परिचय करवा देती हूँ। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक बजाज जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, संदीप दुबे जी कांग्रेस प्रवक्ता और अनिरुद्ध दुबे जी पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। तो सबसे पहले अशोक जी आप ही के पास आना चाहूंगी। ठीक है, फतह हासिल की है आपने विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, और एक कहा जाए तो कॉन्फिडेंस जिस तरह का भी नजर आ रहा है बीजेपी में, क्योंकि हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए हैं। लेकिन अब सत्र का जो शुरुआत है वो होने वाले, इसको लेकर क्या कुछ तैयारी? क्योंकि विपक्ष पूरी तरह से तैयार है, सवाल तक लगा लिए गए हैं कि कौन से सवालों को उठाना है। आपको सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी तैयारी, आपकी क्या कुछ तैयारी फिलहाल देखने को मिल रही? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर मुद्दे पर तैयार है जवाब देने के लिए। कांग्रेस के लोग, विपक्ष के लोग हैं, और वो जितना चाहे प्रश्न लगाए, जिस विभाग से संबंधित प्रश्न लगाए, जिस मुद्दे पर लगाना लगाए, कानून व्यवस्था पर लगाए। इन्होंने 5 साल में जो कानून व्यवस्था बिगाड़ी, ये सबके सामने, जनता के सामने। 5 साल इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया वो भी जनता के सामने। और अभी इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अभी आप जैसे कह रहे थे बलौदा बाजार का मुद्दा आ सकता है, ये अच्छी बात है, बलौदा बाजार का मुद्दा ये लोग उठाएं। इसमें पता चलेगा कि किस रूप में कांग्रेस वहां पर शामिल थी और किस ढंग से कांग्रेस के लोगों ने वहां भड़काने, उकसाने, भरवाने का काम किया है। ये भी वो सब सवाल का खुलासा होगा। सच सामने आएगा, जनता के सामने सच आएगा, विधानसभा के सदन में सच सामने आएगा, और सब दुनिया को पता चल जाएगा कि कांग्रेस की बलौदा बाजार के घटना में क्या भूमिका थी, कांग्रेस के नेताओं की क्या भूमिका थी। ये मुद्दा चाहे तो उठाएं, चाहे जो भी मुद्दा उठाएं, भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। नए कांग्रेस के विधायक बहुत सारे चीन के आए हैं, उनको भी ये मौका मिलेगा, प्रश्न लगाएं। अपने विधानसभा में जो विकास के काम उन्हें कराने हैं या उनकी कोई ज्वलंत समस्या है उसके बारे में उठाएं, कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह तैयार है। चलिए ठीक है, संदीप जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। संदीप जी देखिए, हालांकि कहा जा रहा है विपक्ष की जिस तरह से तैयारी है वहां पे भी देखने को मिल रही है, लेकिन मुद्दे कौन से हावी रहेंगे? क्योंकि अगर साय सरकार के पिछले 6 महीने के कार्यकाल जो उनका हो चुका है उन पर नजर डाले तो कहीं ना कहीं जो वादे किए गए थे चुनाव के ठीक पहले, वो धीरे धीरे सरकार पूरी करते हुए भी नजर आ रही है। जो मुद्दा आप उठाते हैं उस मुद्दे को वो कहीं ना कहीं उसी पर संज्ञान लेते हुए उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। चाहे हम नक्सलवादियों की बात करें तो उन पर भी लगातार कार्रवाई कहीं ना कहीं देखने को मिल रही। महतारी वंदन योजना के मुद्दे को आप लेके आए थे, उस पर काम किया था। तो कौन कौन से मुद्दे इस बार हावी रह सकते हैं आपके? देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि जो कॉन्सेप्ट है लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट का, ये एक्चुअल में विपक्ष के लिए होता है और एक संवाद का एक जगह होता है, इसलिए उसको ट्रेजरी बेंच कहा गया है, क्योंकि उनका जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो ऑलरेडी अपना काम करते रहते हैं, शासन प्रशासन उनके साथ लगा रहता है, काम करता है। अब मैं रही बात कि बहुत पहले जो विधानसभा 2018 में गठित हुई थी उस समय विपक्ष 15 थे, अभी 36 हैं, अभी भाजपा की स्थिति भी बदली हुई। तो ऐसी स्थिति में हर विधायक का अपना अपना क्षेत्र का जो समस्या होगा वो तो उठाएंगे ही। प्रमुख मुद्दे जो बात है कर रहे हैं बलौदा बाजार का, बलौदा बाजार में जो घटना हुई है वो निंदनीय है, लेकिन बलौदा बाजार के लिए हर भाजपा का नेता, मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री अभी से जो प्री डिटर्मिनेशन जो कांग्रेस के लिए आरोप थोप दिए हैं पहले से, तो ये प्रिजुडिस है। मतलब ये जो है बिना बने इंक्वायरी के एक तरह से पहले से तैयारी है इनकी कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाने और कांग्रेस के लोगों को गिरफ्तार करने, और बहुत सारे कांग्रेसियों को गिरफ्तार भी किए हैं। अब मैं दूसरी बात आपको बता दूं कि दूसरा एक मॉब लिंचिंग हुआ था जिसमें बृजमोहन अग्रवाल जी एयरपोर्ट में ही अपने बयान में कह दिए कि मॉब लिंचिंग नहीं है, वो जो है आत्महत्या है। तो पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है ये तो पुलिस का चार्जशीट पेश करेंगे तब पता चलेगा, लेकिन उससे पहले ये अपने आप को डिक्लेयर कर दे रहे हैं। ये एक प्रकार का जो प्रशासनिक
जो हस्तक्षेप करके आरोप लगा रहे हैं और एक दिशा तय करके चल रहे हैं कि अपनी बात को हमको किस तरह से काटना है। अब मैं रही बात मुद्दों पे आता हूं, जो जनरल इशू है, भारतीय जनता पार्टी ने महतारी वंदन का पूरा किया, वो इनका विषय था। इन्होंने वादा किया था, कोई छत्तीसगढ़ पे एहसान नहीं किया था, वादा इन्होंने किया था, इन्होंने दिया। हमने वादा किया था, हमने ही जीत पाए, तो हमने वादा पूरा नहीं किया। इन्होंने कहा था 3100 धान देंगे, वो भी 3100 धान दिए। अभी जब सरकार 126 रुपए बढ़ा दी केंद्र सरकार, तो इनको बड़े रूप में देना चाहिए, जो कि 3200 3250 होगा। हमने दिया था, पहले 2500 दिया, उसके बाद जब बढ़ा तब आगे बढ़ा के दिया। दूसरा विषय है बिजली। जिस प्रकार से प्रदेश में बिजली कटौती हो रही है, अचानक जो है मतलब अंधेरा हो जा रहा है, उस पर सरकार को ध्यान देना है और सरकार को इस पर काम करना चाहिए। कटौती का इसको उपाय करना चाहिए। पिछली सरकार में कटौती नहीं हुई, बिजली बिल की बढ़ोतरी इन्होंने कर दिया। इनको सबसे बड़ी स्टूडेंट लोग की चिंता नहीं हुई। जो 602 स्टूडेंट नीट के छत्तीसगढ़ के थे, किसी भी विधायक ने, मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने इस संबंध में एक भी शब्द नहीं कहा। मुख्यमंत्री जी जनदर्शन करते हैं तो साजा के विधायक के ऊपर 2 लाख भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, उस पर इन्होंने नहीं कहा। इन्होंने जो है चुनाव में वादा किया था कि हम नियमितीकरण करेंगे, जो संविदा कर्मचारी हैं उनके संबंध में कोई भी, जितने भी कैबिनेट की बैठक हुई, कोई निर्णय नहीं लिया। ये निर्णय लिए कि शराब का हम रेट बढ़ा देंगे, हम शराब को जो है उसके जो अहाता है उसको बेचेंगे और इतने रुपए में बेचेंगे, और बेच भी दिए। ये सरकार में आए तो पीएससी की जांच की बात की, सीबीआई की जांच की बात की। अब मैं उससे बता दूं, सीबीआई जो है अप्रैल लास्ट वीक से लगातार पत्र लिख रही है शासन को, क्योंकि अधिकारी के खिलाफ जांच करना है। तो 197 का जो प्रायर परमिशन लेना पड़ता है, वो परमिशन सरकार दे नहीं रही है, उसको छू नहीं रही है। तीसरा जो है, ये मुद्दे उठाते रहे, झीरम घाटी आयोग का जो प्रशांत मिश्रा जी के आयोग को राज्यपाल को दे दिया, उसमें बहुत विवाद हुआ, उस पर भी 8 महीने से चुप है, उसको भी ये नहीं उठा रहे। तीसरा एक मुद्दा है आरक्षण का। जब पिछले सत्र में पिछली सरकार ने विधानसभा में पारित करके राज्यपाल को भेजा, उस पर इनका स्टैंड क्या है अभी तक कुछ पता नहीं। या तो वापस ले सरकार, या फिर उस पर फिर से डिसीजन ले, तो कुछ ना कुछ तो इसमें निर्णय लेना। रही बात अपराध की, तो अपराध जिस तेजी से बढ़ा है, आप भी देख रहे होंगे, रोज पेपर फटा रहता है हत्या, बलात्कार, इन सब अपराधों से। इसमें यह कह देना कि नहीं अपराध हमारे बस में नहीं है, इनके बस में ही है, पुलिस इनके हाथ में है, इनको प्रशासन को टाइट करना है। जो स्थिति रोज चाकूबाजी, छुरेबाजी, गोलीबाजी की हो रही, मॉब लिंचिंग, आप किसी ट्रक को जा रही है और उस ट्रक बोरे तीनों जो है पानी में कूद के मर गए, ऐसा होता है क्या? तीनों को उतार के मारा गया, एक हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, बाद में उसकी मौत हो गई और उसको आप कह रहे हो आत्महत्या किया। इस प्रकार से बहुत सारे जो विषय हैं उसको जो है इस पर उठाया जाएगा। राजीव गांधी न्याय योजना का जो आखिरी किस्त था, पिछली सरकार का था, उस पैसा को भी किसान को देना चाहिए, जबकि वो अप्रूव कर चुके थे भूपेश बघेल जी। ठीक है। तो और महादेव का जो मुद्दा संसद में उठा रहे, मैं आपके चैनल के माध्यम से उठाना चाह रहा हूँ। आज भी महादेव चल रहा है, तो वो किस सरकार के संरक्षण में चल रहा है, केंद्र सरकार के कि छत्तीसगढ़ सरकार के? चलिए ठीक है, तमाम विषयों को लेकर प्रतिक्रिया लूंगी अशोक जी से। उसके पहले अनिरुद्ध जी से एक प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। अनिरुद्ध जी, देखिए, अगर देखा जाए सत्र में हर साल ये चीजें देखी जाती है कि विपक्ष कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करता है, तमाम विषयों को लेकर सत्ता पक्ष अपना पक्ष रखता है। ये आम बात नहीं है, लेकिन मतलब देखा जाए तो ये आम बात सी है, हर साल ये चीजें देखने को मिलती है। लेकिन इस बार अगर सत्र में कुछ चीज नहीं देखने को मिलेगी तो वो है बीजेपी के कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल जी का चेहरा। इस बार उनकी कहीं ना कहीं गैर मौजूदगी रहेगी इस सत्र में, सदन में। कितना असर आप देख पा रहे हैं, कितना असर बीजेपी पर इसका देख पा रहे हैं आप? सिर्फ बात छत्तीसगढ़ राज्य की नहीं है। जब छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बना था तब से बृजमोहन अग्रवाल जी लगातार विधायक का चुनाव जीतते रहे, और अविभाजित मध्य प्रदेश के समय में भी पटवा जी की सरकार में वे मंत्री रहे थे। और छत्तीसगढ़ में जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, बृजमोहन अग्रवाल जी मंत्री रहे। 3 बार डॉक्टर रमन सिंह जी का शासनकाल था, 3 बार मंत्री रहे, और अभी भी वो मंत्री ही थे। मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और बृजमोहन अग्रवाल जी के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो एक थी, मंत्री पद था, ठीक है कि शिक्षा मंत्रालय था, वे संसदीय कार्य मंत्री थे। और किसी भी विधानसभा के सत्र में संसदीय कार्य मंत्री की भूमिका जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है।
अभी तक के मंत्रिमंडल का नए सिरे से गठन नहीं हुआ है, न ही 2 मंत्री पद जो खाली है उसमें किसी को नियुक्त किया गया है। 22 तारीख को सत्र होने वाला है। अगर कि उसके पहले मंत्रिमंडल का गठन होता है नए सिरे से या फिर नए मंत्री की नियुक्ति होती है तो वो स्थिति अलग होगी। लेकिन अगर नहीं होती है तो जहां तक के अगर कहीं किसको अधिकार दिया जाता है, क्योंकि जब तक कोई मंत्री इस्तीफा दे देता है तो उसके सारे अधिकार जो है मुख्यमंत्री में निहित हो जाते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री वो जो अधिकार है उसमें से अधिकार किसी अन्य मंत्री को दे सकते हैं। तो मुझे वहां पे ओपी चौधरी नजर आते हैं, क्योंकि ओपी चौधरी आईएएस अफसर की नौकरी से त्याग पत्र देके भारतीय जनता पार्टी में आए, फिर इस सरकार में भी अभी मंत्री हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि छत्तीसगढ़ में एक परंपरा सी बन गई थी कि जो वित्त विभाग है, वित्त मंत्रालय, वो मुख्यमंत्री के पास होता था। ये परंपरा उस समय विकसित हुई जब डॉक्टर रमन सिंह जी का पहला शासनकाल था। पहले शासनकाल में अमर अग्रवाल जी वहां पे वित्त मंत्री थे। जब उनका इस्तीफा हुआ तो मुख्यमंत्री के रूप में रमन सिंह जी ने अपने पास रख लिया था। फिर सेकंड रमन सिंह जी का कार्यकाल रहा, तभी वो वित्त विभाग अपने पास रखे। तीसरी बार उनका कार्यकाल रहा तो भी वित्त अपने पास रखे। फिर कांग्रेस की सरकार आई भूपेश बघेल जी की, तो भी वित्त जो है भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री के तौर पे अपने पास रखे। लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ। विष्णुदेव साय जी की सरकार में वित्त विभाग, वित्त मंत्रालय जो है ओपी चौधरी जी के पास है और उनकी योग्यता के आधार पर ही उन्हें सौंपा गया। तो अभी अगर कहीं हम समग्र रूप से देखें तो देखिए क्या है कि 3 महत्वपूर्ण जो है संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य बनने से लेके अभी तक। कांग्रेस की सरकार के समय में रविंद्र चौबे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में बृजमोहन अग्रवाल जी और अजय चंद्राकर जी। अभी अजय चंद्राकर जी विधायक हैं लेकिन मंत्री नहीं है। तो फिर इतना महत्वपूर्ण पद इस सत्र में किसे दिया जाएगा? तो मुझे वो जो विकल्प के रूप में ओपी चौधरी जी नजर आते हैं कि ओपी चौधरी जी जो संसदीय कार्य मंत्री की भूमिका निभाएं। और रही बात जो आपका जो सवाल था बृजमोहन अग्रवाल जी पे था, तो वास्तव में उनकी जो है भूमिका लोग खोजेंगे और उनकी अनुपस्थिति जो है न सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष को भी खलेगी, क्योंकि विपक्ष के जो अधिकतम जो विधायक हैं उनका बृजमोहन अग्रवाल जी से व्यक्तिगत नाता जो है बहुत पहले से चला आ रहा था। राजनीति अपनी जगह होती है, व्यक्तिगत संबंध अपनी जगह होते हैं। निश्चित तौर पर अनुरुद्ध जी कहीं ना कहीं कदावर नेता रहे हैं तो बिल्कुल असर तो बिल्कुल देखने को मिलेगा ही सही। ठीक है अशोक जी, मैं आप ही के पास आऊंगी। संदीप जी जिस तरह से जिक्र कर रहे थे तमाम मुद्दे को लेकर, देखिए बलौदाबाजार की जो हिंसा है, वाकई एक सवाल खड़ा होता है कि हिंसा अचानक से नहीं हुई थी, पहले अलर्ट किया गया था। 1 महीने पुराना ये मामला था, 1 महीने बाद इस तरह की हिंसा होती है, अचानक से इस तरह की क्या व्यवस्था वहां पर नहीं थी? तमाम तरह के सवाल आप पर है। महादेव वेब को लेकर है कि अभी तक क्यों संचालित है, जब सरकार आपकी तो बंद क्यों नहीं किया जा रहा? तमाम तरह के मुद्दे, कैसे आप निपटोगे इन सब चीजों से? देखिए सर, अभी बलौदाबाजार का मामला जांच का विषय है। जांच में जो भी बातें सामने है उसके हिसाब से सरकार कार्रवाई करेगी। सरकार इस मामले में बहुत गंभीर है और किसी भी मामले में हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये भी हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया। तो कानून व्यवस्था जहां तक सवाल है, कांग्रेस के राज में हमने अनुभव किया कि किस तरह से कानून व्यवस्था की स्थिति खराब थी और हमने चुनावी मुद्दा भी बनाया था। कांग्रेस वाले जब एक उंगली उठाएंगे तो 3 उंगली उनके स्वयं की तरफ जाएगी और हर मामले में एक फुट गिरते जाएगी। जहां तक बृजमोहन जी का सवाल है, निश्चित रूप से कद्दावर नेता है, अनुभवी है, संसदीय कार्य का भी उनको काफी अनुभव है और पूरे सदन में सामंजस्य बनाकर चलने में और कभी कभी गंभीर जब मामला बनता है तो उस समय हल्का फुल्का माहौल को करने के लिए भी वो काफी अपना भूमिका अदा करते थे। लेकिन अभी उनकी अनुपस्थिति में, जैसा कि अनिरुद्ध भाई बता रहे थे, और बहुत सारे हमारे अनुभवी लोग हैं, चाहे विधायक के रूप में हो चाहे मंत्री के रूप में, और सब लोग तजुर्बा। धर्मलाल कौशिक जी हमारे विधानसभा के अध्यक्ष रहे, माननीय अजय चंद्राकर जी हैं, माननीय राम विचार नेताम जी हैं, अमर अग्रवाल जी हैं, राजेश मुनत जी हैं। ऐसे पुराने का दावर नेता वहां पर मौजूद हैं और इनकी उपस्थिति में सदन बहुत अच्छी तरह चलेगा, ऐसा मैं जानता हूँ। लेकिन जिस ढंग से ये प्रश्न आप खड़ा कर रहे हैं, मुझे लगता है कल जो सदन में हुआ, लोकसभा में
इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में जो इंडी गठबंधन ने जो भूमिका अदा की, अगर ये इनका इरादा इसी प्रकार का है तो वास्तव में बहुत ही ये दुर्भाग्यजनक होगा, क्योंकि सदन को चलाना केवल सत्ता पक्ष के काम नहीं है। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों सहयोग करेंगे तब सदन चलेगा। ये लोकतंत्र का मंदिर है और इस मंदिर की पवित्रता और इसकी शुद्धता बनी रहे, इसके लिए दोनों पक्ष को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, जवाब ले लेती हूँ। सदन में बार बार झूठ बोला गया। अग्निवीर के मामले में राहुल गांधी ने ये झूठ बोला, जिस तरह से एमएसपी के बारे में झूठ बोला, अनेक मामलों में जिस ढंग से बहुत हल्के ढंग से उन्होंने बातें अपने रखी। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी जो सदन के नेता होते हैं वो जब अपनी बात रख रहे थे तो ये लोग शोरगुल कर रहे थे। देश ने देखा है और वास्तव में ये राजनीति के पतन की शुरुआत हो रही है। चलिए ठीक है, जवाब ले लेती हूँ क्योंकि समय की कमी है। संदीप जी बता दीजिए, क्या लोकसभा जैसा केंद्र में जिस तरह का सदन चल रहा है, क्या वैसा ही नजारा छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा जिस तरह से अशोक जी कह रहे हैं? और साथ ही सवाल ये भी कि बलौदाबाजार हिंसा को लेकर एक बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं विपक्ष बनाता हुआ नजर आ रहा है सत्ता पक्ष को घेरने के लिए, लेकिन उस समय तो आरोप आप पर भी थे, ये भी आरोप थे कि कई कांग्रेस नेता इसमें शामिल थे। सुन लिया, आपकी बात समझ लिया। बजाज जी बहुत मंजे हुए प्रवक्ता की तरह जो है विषय को जो बदले हैं। मैंने उठाया बिजली कटौती का मुद्दा, हमने उठाया कि बिजली बिल जो है बढ़ा दिया, हमने उठाया कि बलौदाबाजार में आप एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं, हमने उठाया मॉब लिंचिंग अपराध का, हमने उठाया कि ईश्वर प्रसाद साहू जो है साजा के विधायक 2 लाख रुपए लेने का आरोप मुख्यमंत्री के सामने एक व्यक्ति लगाता है, हम उठाए कि आपने वादा किया था संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण देंगे, हमने उठाया कि राजीव गांधी किसान योजना का अंतिम किस्त क्यों नहीं दी गई, पीएससी की जांच क्यों रोक ली है, सिर्फ चुनावी मुद्दा था। झीरम आयोग का रिपोर्ट आपके हाथ में 8 महीने से आपने कुछ नहीं किया, आरक्षण के बात पे आप कुछ नहीं कर रहे। बहुत सावधानी से बचते हुए बजाज जी को मैं बताया कि बंझे हुए प्रवक्ता है, इनको तो प्रमोशन देके राज्यसभा भी भेजना चाहिए कि बहुत तरीके से जो है इन्होंने सब बातों को एक किनारे कर दिया। और मैं क्योंकि लोकसभा वाली बातों में अभी उसके लिए डिबेट आप कल रख लीजिए, 1 घंटे बात रख लीजिए, मैं एक विषय पर विस्तार से उससे बात कर लूंगा। मैं अभी बोल सकता हूँ, लेकिन चूंकि आज का विषय हमारे छत्तीसगढ़ से संबंधित है और हम ये चाहते हैं कि विपक्ष भी और सत्ता पक्ष भी दोनों एक दूसरे का बात सुने, क्योंकि निश्चित तौर पर क्योंकि जनता की बात रखी जाती है। ठीक है, क्योंकि समय की कमी, एक अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगी। अनिरुद्ध जी देखिए, जिस तरह की बात अभी संदीप जी कह रहे थे, निश्चित तौर पर अगर सदन चलता है तो विपक्ष अपनी बात रखे, सत्ता पक्ष इसको सुने और जवाब दे, क्योंकि यहाँ बात जनता की रखी जाती है। लेकिन बीते कई दिनों से जिस तरह की हम चीजें देख रहे हैं, हर चीज पर सियासत छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है, चाहे नक्सलवाद हम बात कर ले। ब्रजमोहन अग्रवाल जी एक बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं बने थे, इसको लेकर विपक्ष कई तरह के आरोप आए थे। कुल मिलाकर देखा जाए तो सियासत का जो पिटारा है लगातार छत्तीसगढ़ में खुलता हुआ नजर आता है। क्या कुछ लगता है आपको, ये सदन का सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ेगा या निश्चित तौर पर एक सामंजस्य बनता हुआ नजर आएगा विपक्ष या सत्ता पक्ष के बीच? देखिए क्या है कि छत्तीसगढ़ में अधिकतर समय हंगामे की भेंट जो है एक ये लाइन है, इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के विधानसभा में ऐसा कम होता है। मतलब पूरी गुंजाइश रहती है, चाहे वो स्थगन आए, चाहे ध्यानाकर्षण रहे, चाहे प्रश्नकाल रहे। लेकिन हाँ, बलौदाबाजार वाली जो घटना जो हुई है, जैसे पूरे कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग में आग लगा देना और इतनी जो हिंसक जो प्रतिक्रिया रही, सारी चीजें हैं, तो उस पर जो है सदन में उठेगा और बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, इससे कहीं कोई इनकार नहीं किया जा सकता। वॉकआउट हो सकता है या स्थगित हो सकती है, क्या क्या नहीं हो सकता, ये देखने की बात है। और दूसरी बात गंभीर, बिल्कुल कहा जा सकता है कि मुद्दे बहुत सारे, क्योंकि समय की कमी है, इसलिए मैं चर्चा को समाप्त करूंगी। निश्चित तौर पर कई तरह के विषय, लेकिन देखने वाली बात होगी कि चर्चा किस तरह की होती है, क्या एक सामंजस्य दोनों ही पक्षों में बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये जनता का मुद्दा है। तो फिलहाल समय सीमा की कमी के चलते इस चर्चा को मैं समाप्त करूंगी। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, अब सदन में तैयारी है सत्र को लेकर, देखने वाली बात होगी सत्ता पक्ष विपक्ष में किस तरह की नोकझोंक देखने को मिलती है या फिर एक सामंजस्य के साथ जनता के मुद्दों को उठाया जाएगा। तो फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।